आज हम पढ़ेंगे क्षितिज के गद्य खंड में से लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यायन के बारे में जानते हैं। लेखक परिचय और पाठ परिचय पढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका जन्म था वो 1893 में हुआ था अपने ननिहाल में। ननिहाल मतलब नानी के गांव, घर में, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में था उनका ननिहाल। उनका पैतृक गांव कनेला था। पैतृक मतलब पिता का गांव। जो जन्म हुआ था वो तो आजमगढ़ में हुआ, जहां उनका ननिहाल था, नानी का घर था, पर उनका पैतृक गांव था वो कनेला था। और भी एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए हैं, हमने 8वीं क्लास में उनकी ध्वनि कविता पढ़ी है। वो भी अपनी ननिहाल में पैदा हुए थे और ये भी अपने ननिहाल में पैदा हुए थे। और इनका पैतृक गांव कनेला था और मूल नाम था केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1930 में जब वो 37 वर्ष के थे तो वो श्रीलंका गए और वहां जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध भिक्षु बन गए। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। तो राहुल सांकृत्यायन थे, वो बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। बहुभाषाविद थे वो। बहुभाषाविद का मतलब है बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी अनेक भाषाओं के जानकार थे, इसीलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। लगभग 70 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ था, क्योंकि 1893 में जन्म हुआ और 1963 में मृत्यु हो गई। लगभग 70 वर्ष उनकी उम्र रही। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। राहुल सांकृत्यायन ने जो लिखा उसमें उपन्यास भी थे, कहानियां भी थी, आत्मकथा भी थी। आत्मकथा जानते हो? आत्मकथा, यस सर, ऑटोबायोग्राफी। हाँ, ऑटोबायोग्राफी। जो अपने बारे में लेखक लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं। यात्रावृत्त यानी कि जो यात्रा के दौरान जो लिखा जाता है। मान लो मैं कहीं की यात्रा पर गया और वहां यात्रा करते हुए मैंने जो कुछ भी देखा वहां का वर्णन करना, वो यात्रा वृत्तांत या यात्रावृत्त कहा जाता है। जीवनी, ये जीवनी होती है, यानी कि दूसरे के जीवन के ऊपर जब कोई दूसरा लेखक लिखता है वो जीवनी होती है। जीवनी और आत्मकथा में ये फर्क है। आत्मकथा खुद कवि या लेखक लिखता है और जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखता है, उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। तो ये हमारी हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं। विधाएं मतलब तरीके लिखने के, क्या क्या लिखा जा सकता है। अब तक जो हमने पढ़ा था वो कविता और कहानी पढ़ी थी, यही हमें पता था कि कविता और कहानियां होती हैं हिंदी में। पर अब हमें ये पता चल रहा है कि उपन्यास भी होता है। किसी भी कहानी का बहुत बड़ा वर्णन, जैसे अभी हमने पढ़ा था दो बैलों की कथा, प्रेमचंद का लिखा हुआ, उसमें उनका जिक्र किया था कि उन्होंने गोदान एक उपन्यास लिखा है जिसमें एक नायक है, उसके पूरे जीवन का वर्णन उसमें किया गया है। तो उपन्यास, कहानी, आत्मकथा यानी कि अपने बारे में लिखना, यात्रा वृत्तांत यानी कि यात्रा का वृत्तांत कहीं लिखना, किसी भी यात्रा का वर्णन,
जीवनी यानी किसी दूसरे की जीवनी लिखते हैं। आलोचना, आलोचना होता है किसी भी काव्य और किसी भी ग्रंथ, किसी भी रचना के बारे में कोई उसकी क्रिटिसाइज उसको जब करते हैं, उसको जब हम उसके बारे में उसकी कमियां, उसके दोष, उसके गुण जब वो लिखे जाते हैं, उसको आलोचना। शोध यानी कि रिसर्च जो होता है, शोध जो होता है, आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। कई प्रकार से राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। ये सब हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। इनके अलावा और भी होते हैं, नाटक होते हैं, एकांकी होती है ना, और भी बहुत सारी यात्रा वृतांत तो मैंने बता ही दिया है। रिपोर्टाज होते हैं, संस्मरण होते हैं, डायरी लेखन होता है, आजकल डायरी लिखते हैं। तुम में से कोई लिखता है डायरी? तो ये हिंदी साहित्य लेखन की विधाएं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया। हिंदी में भी अनुवाद किया उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का, जिन मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है, यानी कि जीवन में जो यात्राएं की थी। यात्रा वृतांत ज़्यादा लिखे हैं राहुल सांकृत्यायन ने, क्योंकि 6 भागों में मेरी जीवन यात्रा, उन्होंने पूरे जीवन में जितनी भी यात्राएं की थी वो 6 भागों में वर्णन किया है, लिखा है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये उनकी कृतियों के नाम है। कृति मतलब रचनाएं। कि मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ यानी कि जो घूमते रहते हैं, उनका शास्त्र यानी कि उनका कोई ग्रंथ क्या है, घुमक्कड़ शास्त्र, घूमने वालों की जो बारे में बताया। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। इसके अलावा उन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान, विभिन्न विषयों पर उन्होंने लिखा, जिनकी संख्या लगभग 150 है, 150 पुस्तकें। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। लुप्तप्राय का मतलब है जो खत्म हो गई है, जो समाप्त हो गई है, ऐसी सामग्री, उसका उद्धार किया उन्होंने, जो मिलती नहीं है आजकल हमें। पांडुलिपियां होती थी पहले, पांडुलिपि यानी कि हाथ से लिखी हुई बहुत सारी चीजें अब वो पुरानी हो जाती हैं, उनके पन्ने जीर्ण शीर्ण हो जाते, यानी कि गल जाते हैं, तो बहुत सी सामग्री नहीं मिलती है। पर राहुल जी ने ऐसी बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। अन्यतम मतलब अद्वितीय, ऐसा कोई नहीं है। जितने यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखे हैं, उतना यात्रा वृतांत कोई नहीं लिख पाया। उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र रचा, उससे होने वाले लाभों का वर्णन भी किया। मक्कड़ी शास्त्र यानी कि जो यात्रा होता है, घूमना फिरना होता है, उससे हमें लाभ होते हैं, लाभ मिलते, घूमने के लाभ होते कि नहीं होते? यस सर। क्या लाभ होते हैं घूमने के? जानकारी मिलती है सर। जानकारी मिलती है, और जानकारी नहीं, बहुत सारे लाभ होते हैं। वो कह रहे कि यात्रा से होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ कहते हैं घूमने फिरने वाला, है ना। इसके लिए एक हिंदी में शब्द प्रयोग में लाया जाता है, जिसका अर्थ, जो शब्द होता है यायावर। यायावर होता है घुमक्कड़, जो घूमने फिरने वाला है। तो मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य, जो घुमक्कड़ का उद्देश्य होता है वो यात्रा होता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो घूमने से हमें पता चलती हैं, बहुत सारी बातें जो हम समझते हैं कि सिर्फ मनोरंजन होता है। एक तो मनोरंजन तो होता ही है, मनोरंजन के अलावा ज्ञानवर्धन होता है। क्योंकि हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम हुमायूं का किला जाते हैं, मान लीजिए हम लाल किला जाते हैं, ठीक है ना, हम ताजमहल जाते हैं, हम इंडिया गेट जाते हैं,
और भी हम किसी संग्रहालय में जाते हैं, हम चिड़ियाघर में जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ के बारे में हमें पता चलता है। हम किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, अपने गांव ही मान लो जाते हैं, तो वहाँ जो रास्ते में पड़ने वाले अज्ञात स्थल हैं, अज्ञात मतलब जिनको हम जानते नहीं हैं, ऐसे स्थलों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ज्ञानवर्धन होता है कि ये कौन सी जगह है, कौन सा स्टेशन है, क्या है, ये कौन से राज्य की राजधानी है, ये कौन सा शहर है। तो ये होता है, मनोरंजन होता है, ज्ञानवर्धन होता है, अज्ञात स्थलों के बारे में जानकारी होती है। उसके साथ साथ ही भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। वहाँ की जो भाषा होती है, हम वहाँ सुनते हैं उसकी भाषा, हम अपनी भाषा बोलते हैं, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता लगता है। तो भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो इतने सारे लाभ होते हैं घूमने के भी, यायावरी के भी, घुमक्कड़ी के भी। तो घूमने से सिर्फ हमें ये नहीं होता बस घूम करके आ गए, सिर्फ जो इसीलिए घूमते हैं कि घूम लिए, ऐसा नहीं। जो 6th क्लास में पढ़ा होगा, जो देख कर भी नहीं देखते, हेलेन केलर की वो जो उसमें लिखा है कि जो देख कर भी कुछ नहीं देखते, वो कहते हैं कि क्या देखा, कुछ नहीं देखा। तो वैसे ही अगर घूमने हम गए और घूमने के बाद हमें पता नहीं हमने क्या देखा, क्या चीज़ है, अज्ञात स्थलों के बारे में, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, इसके बारे में अगर हमें नहीं पता है तो हमारा घूमना बेकार है। तो इसीलिए हमें यायावरी के बहुत सारे लाभ होते हैं, घूमने के लाभ होते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। और राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक का वर्णन किया है। भौगोलिक मतलब वहाँ का जो किस तरह से बनावट है, उस प्रदेश की क्या है, किस तरह की उसकी सीमाएं हैं, भौगोलिक वर्णन, भूगोल की दृष्टि से भूगोल संबंधी उसका वर्णन किया। वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है, वहाँ का जनजीवन कैसा है, यानी कि लोगों का जीवन कैसा है, इसकी झांकी प्रस्तुत की है। तो ये था राहुल सांकृत्यायन के बारे में। यहाँ पर जो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है वो है लहासा की ओर, तिब्बत यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानें, क्योंकि अब तक जो हम पढ़ते आए हैं 8th क्लास तक, उसमें ना तो लेखक परिचय होता था, ना पाठ का परिचय होता था, पर अब इसमें हम 9th क्लास से लेखक परिचय भी पढ़ेंगे और पाठ परिचय भी पढ़ेंगे। इस लेखक परिचय और पाठ परिचय में हमें बहुत सारी जानकारी ये मिलती है। लेखक परिचय में लेखक के बारे में जानकारी मिलती है, पाठ परिचय से पाठ का सार हमें समझ में आ जाता है, पाठ की समरी होती है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये भी चीज़ अगर हमें पता हो गई तो 10-20% तो हमें पाठ के बारे में पता चल ही जाता है कि ये बात कही गई। तो संकलित अंश में राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से ये जो लिया गया संकलित अंश है, जो संकलित अंश मतलब ये जो पाठ पढ़ेंगे हम राहुल सांकृत्यायन का लिखा हुआ लहासा की ओर, ये उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने तिब्बत की यात्रा की। तिब्बत कहाँ है? नेपाल में। चीन में। चीन में है। तो तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। ठीक है ना, नेपाल के रास्ते यात्रा की थी। ये जो है तिब्बत, जो नेपाल और चीन जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके उस पर पड़ता है, सीमा पर पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने ये नेपाल के रास्ते की थी, सीधे वहां से नहीं जा सकते थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। तो तिब्बत यात्रा है, उसकी अनुमति भारतीयों को नहीं थी, भारतीय नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। एक भिखमंगे का रूप बना करके, एक भिखमंगे का रूप धारण करके उन्होंने यह यात्रा की थी, क्योंकि भारतीय उस समय तिब्बत की यात्रा नहीं कर सकते थे 1929 और 30 में। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। तिब्बत की राजधानी थी लहासा, राजधानी लहासा, और उस लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों, दुर्गम मतलब जहाँ जाना